एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये बहुत से हायर क्लासेस में, हायर कॉम्पिटिशन्स में इसका वाइड रोल है। बायोटेक्नोलॉजी कोई नई ब्रांच नहीं है, बहुत पहले से है ये। बेसिकली बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी दोनों को मिला करके, इनकी टेक्निक्स को यूज़ करके, बायो मीन्स लाइफ साइकिल के अलग अलग पार्ट में अगर वो इस्तेमाल की जाती है तो वो टेक्नोलॉजी जो है, जब बायोलॉजिकली यूज़ की जाती है बायोकेमिस्ट्री को और माइक्रोबायोलॉजी को मिला करके, तो ये बायोटेक्नोलॉजी बन जाती है। ये आज की साइंस नहीं है, बहुत पहले की है। जिस तरह से कि आयुर्वेद में आप देखते हो बहुत से आसव आते हैं, अरिष्टा आते हैं, ये फॉर्मुलेशन होती है। जैसे अश्वगंधारिष्ट भी आता है, अर्जुनारिष्ट भी आता है। ये जो अरिष्ट और आसव जो लिक्विड फॉर्म में आते हैं, ये सारे बायो ट्रांसफॉर्मेशन वाले ही प्रोडक्ट हैं। इसमें 50 चीज़ें मिलाई गई हैं और जब फाइनल प्रोडक्ट बनता है तो उसमें एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो उन 50 में नहीं है, क्योंकि उसमें एल्कोहल बनता है फर्मेंटेशन से, ये उसके कारण होता है। ऐसे जैसे दही का बन जाना जो है, ये भी अपने आप में क्या है कि बैक्टीरियल कल्चर से बनता है। अगर उसमें एसिटिक एसिड ज़्यादा बन गया दही में तो वो खट्टा हो जाएगा। एसिटिक एसिड नहीं बना, एसिडोफाइलस बैक्टीरिया नहीं है, तो दही बहुत अच्छा लगेगा, मीठा लगेगा। लेकिन जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो आया बायोटेक्नोलॉजी का, वो मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर आया है। तो अभी इसी एक लेक्चर में आपको बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन के बारे में इतना ज़्यादा पता चलेगा कि आप खुद कहेंगे कि वास्तव में ये काफ़ी कुछ मालूम चल गया है। तो हम इसको शुरू करते हैं। देखिए यहाँ से, ये तो है इसका फ्रंट पेज। इसके नेक्स्ट में आप ये देखिए, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस का जो एप्लीकेशन होती है ना, वो बायोटेक्नोलॉजी होती है। और जो फर्स्ट लॉ ऑफ बायोलॉजी अगर कोई भी एक होगा, यूं तो बहुत है, अगर उनमें से कोई भी एक होगा तो द पर्पस ऑफ ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू मेक अनदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये बायोलॉजी का फर्स्ट लॉ होगा। अगर कोई एक होगा तो, अगर कोई कई हैं तो उनमें से तो फिर कई हैं। तो मतलब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो रेगुलरली प्रोपागेट करना चाहता है कि मेरी कॉलोनी बढ़ती रहे, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस हो, प्रोटोजोआ हो, कोई भी चीज़ हो, मलेरिया फैलाने वाले प्रोटोजोआज हों, खांसी करने वाले बैक्टीरिया हों, वुंड जो आपको घाव हो जाता है उसमें कोई बैक्टीरिया है, या आपने रिसेंटली देखा हो कोविड-19 आया उसका वायरस हो, ये चाहते हैं कि मेरे जैसे सारा एनवायरनमेंट बन जाए, सब जगह हमारी ही कॉलोनी बन जाए। तो इस एस्पेक्ट को लेकर के ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अलग अलग रोल को लेकर के उस टेक्निक कि किस तरह से वो अपने अंदर अलग अलग प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, उस टेक्निक से काम में लेकर के कोई नया प्रोडक्ट बनाया जाए, वो बायोटेक्नोलॉजी है। ये इंडस्ट्री, कॉमर्स और एनवायरनमेंट में इनके डाइवर्स रोल होते हैं। पहले तो क्या होता था कि केवल एक ये टेक्निकल काम होता था, इसका मॉलिक्यूलर लेवल पे काम नहीं होता था। जैसे बियर बनाई, वाइन्स बनाई, चीज़ बनाए, योगर्ट्स बनाए, और भी बहुत सी चीज़, दही बनाई जाती थी। तो ये सारे के सारे पहले केवल आर्टिसनल स्किल्स होती थी, ये कि आपने बनाया बेचा, बनाया बेचा, लेकिन उसके आगे की फर्दर रिसर्च उसमें नहीं की गई। मतलब कि जो मैकेनिज़्म जो मॉलिक्यूलर लेवल पे थी, ये चीज़ें मालूम नहीं थी पुराने ज़माने में। नए ज़माने के अंदर क्या है, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, इसने मिल करके बायोटेक्नोलॉजी को आज की तारीख में बहुत इम्पोर्टेंट लाइन बना दी, जिसमें प्लांट टिश्यू कल्चर भी आता है। लेकिन आपको ध्यान देना चाहिए, प्लांट टिश्यू कल्चर पूरे बायोटेक्नोलॉजी का 1% से भी कम है, ज़्यादा नहीं है वो। बाकी अदर चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। 1% मैक्सिमम भी नहीं होगा वो, 1%, उससे भी कम रोल है बायोटेक्नोलॉजी का प्लांट टिश्यू कल्चर का। अब आप देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है, फ्रॉम हियर नाउ स्टूडेंट्स वुड हैव मेंटली ऑप्टिमाइज्ड दैट बायोटेक्नोलॉजिकल न्यू एस्पेक्ट आर टोटली बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म। मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म जैसे जैसे समझ में आती गई साइंटिस्ट के, वैसे वैसे बायोटेक्नोलॉजी अपग्रेड होती गई। जब तक मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म कि हम कोई भी खाते हैं, हमारा लास्ट मॉलिक्यूल जो खाया हुआ है
वो बॉडी के अंदर अवेलेबल एंजाइम्स, अवेलेबल फ्लूइड्स के साथ में किस तरह से 1 to 1 मॉलिक्यूल रिएक्शन करते हैं। जो बाहर से हमने लिया और जो बॉडी में अवेलेबल है, वो 1 to 1 रिएक्शन, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल कैसे रिएक्शन करते हैं। या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमारे पास में हुआ, उसने हमारे ब्लड कंपोनेंट को लिया, तो हमारे ब्लड कंपोनेंट का सिंगल मॉलिक्यूल उसके सिंगल मॉलिक्यूल के साथ में कैसे रिएक्ट करता है। जब तक ये चीज़ें पता नहीं थी, और जैसे ही ये पता चली तो हुआ कि हम इस चीज़ को और ज़्यादा डेवलप करें। तो ज़्यादा से ज़्यादा बेटर नॉलेज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड डीप रिसर्च ऑन एंजाइम्स इन बायोकेमिस्ट्री, इन दोनों चीज़ों ने मिला करके माइक्रोबायोलॉजी, जो भी माइक्रोब्स हैं उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी, और जो बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम ह्यूमन डिज़ाइन को देखते हैं, और ह्यूमन डिज़ाइन, एनिमल डिज़ाइन, इस प्लांट की डिज़ाइन, उसके अंदर जब हम ये देखते हैं तो बहुत सी सिमिलरिटी पाते हैं। चाहे हमारी सेल में और प्लांट की सेल में बहुत बड़ा अंतर हो, एक प्लांट सेल का बहुत बड़ा अंतर हो, उनके पास प्लांट सेल है, हमारे पास नहीं है, फिर भी आप देखेंगे तो जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, बायोजेनेसिस और बायोसिंथेसिस, ये काफ़ी सिमिलर हैं। बायोजेनेसिस मतलब कि सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर किसी भी चीज़ का जन्म लेना, किसी भी चीज़ का ट्रांसफॉर्मेशन होना, वो बायोजेनेसिस है। और बड़े लेवल पे बायोसिंथेसिस होती है कि नए मॉलिक्यूल का बनना। जब 20वीं सदी जब शुरू में लगी तो एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आई उस समय। मतलब दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के डीएनए को मिला दिया जाए। उससे क्या होगा, जब दो अलग अलग डीएनए को मिला दिया जाएगा तो एक नया कैरेक्टर का डीएनए बनेगा। आपको पता होगा डीएनए डबल हेलिक्स में होता है। जब डबल हेलिक्स में होता है डीएनए, तो उसके अंदर दो हेलिक्स चलते हैं जो कि शुगर मोइटी से न्यूक्लियोसाइड्स को जोड़ते हैं। न्यूक्लियोसाइड और शुगर मोइटी जुड़ करके बन जाते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, और न्यूक्लियोसाइड्स के अंदर होते हैं बेसेस। जो बेसेस जो होते हैं, जिनके एल्कलाइन नेचर होती है, उसमें नाइट्रोजन होते हैं, वो अपने आप में एमिनो एसिड बनाने की प्रायर लिंकेज होती है। तो जब दो अलग अलग डीएनए को मिला करके एक नया डीएनए बनाया जाएगा तो नए कैरेक्टर देगा उसका, और उसके नए फंक्शन होंगे। तो नए फंक्शन से हो सकता है कि जो पुरानी सेल थी वैसा इनहेरिट कंडीशन नहीं हो, उसकी नए तरीके इनहेरिट कंडीशन हो, नई तरीके उसमें हेरिडिटी आ जाए। तो उस तरह की हेरिडिटी हमारे लिए बहुत फ़ायदे की भी हो सकती है, नुकसान की भी हो सकती है। ये सारे एक्सपेरिमेंट रिकॉर्डेड चलते हैं। इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग भी बोलते हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को। इसने हेरिडिटी इफ़ेक्ट और सीरियस डिजीज़ के कई तरह के बीमारी को डायग्नोस करने का, और डायग्नोसिस करने का मतलब कि पहचानना, बीमारी के लक्षण से पहचानना उसको, और उस बीमारी को ठीक करने का बहुत हेल्प किया रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, या इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं। और इससे बहुत सी नई बायोफार्मास्यूटिकल ड्रग्स बनी, वैक्सीन्स बनी, आदमियों के लिए और जानवरों के लिए बहुत सी वैक्सीन्स बनी, और बहुत सी बायोफार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स ऐसे जिनको बनाने के लिए बैक्टीरियल स्ट्रेन्स की ज़रूरत पड़ती है, जो केमिकली तो सिंथेसाइज होते हैं, लेकिन वो केमिकल बैक्टीरिया के कल्चर से बनाए जाते हैं, उन्हें बायोफार्मास्यूटिकल्स बोलते हैं। दूसरा, इम्प्रूवमेंट, जिसको हमने बोल्ड भी किया है, अंडरलाइन भी किया है, इम्प्रूवमेंट टू प्लांट यील्ड्स फॉर न्यूट्रिशनल कंटेंट, क्रॉप्स बनना। जो रबी की फसल होती है उनमें स्पेशली क्रॉप्स के अंदर न्यूट्रिशन को बढ़ाना, या पर हेक्टेयर, एक हेक्टेयर होता है 10,000 स्क्वायर मीटर का, 10,000 स्क्वायर मीटर का, पर हेक्टेयर में जितनी यील्ड आ रही है उसको बढ़ाना, क्योंकि दुनिया बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है। तो ये जो बायोटेक्नो का 2025 तक 8 बिलियन लोग हो जाएंगे, 8 अरब लोग, तो उनके हिसाब से अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की क्रॉप्स की पैदावार बढ़ाई जाए और उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाई जाए, उसमें घटक कंपोनेंट्स अच्छे हों उसमें, और जो प्लांट बने वो डिजीज़ फ्री बने। एक प्लांट में अगर कोई डिजीज़ हो गई तो पूरे के पूरे खेत और आसपास के सारे खेत में बीमारी ना फैल जाए। डिजीज़ अगर कोई भी आती है तो वो उस प्लांट पे जन्म ना ले पाए। और बहुत रिड्यूस्ड एनवायरमेंटल कॉस्ट पे, मतलब अगर अकाल पड़ गया तो वो फसल ख़राब ना हो, कम पानी में जी जाए। अगर बहुत तेज़ गर्मी पड़ गई तो वो फसल ख़राब ना हो,
गर्मी को भी सहन कर जाए, या बहुत तगड़ी शीतलहर आ गई तो जो वाटर जो होता है क्रॉप्स के अंदर, जो लीफ में वाटर होता है उसकी पत्तियों में, उसके क्रिस्टल्स बन जाते हैं। क्रिस्टल्स बनने के बाद में क्या होता है, क्रिस्टल्स पत्तियों को फाड़ देते हैं, क्योंकि क्रिस्टल्स के एंगल्स नुकीले होते हैं, तो उससे डैमेज हो जाता है प्लांट का। तो वैसा ना हो, स्पेशली बायोटेक्नोलॉजी ने मेडिसिन में बहुत बड़ा काम किया। 1970 में बायोटेक्नोलॉजिकल आस्पेक्ट सबसे पहले हेल्थ केयर के अंदर रिकॉर्डेड रहे शुरू हुआ। इससे पहले भी छोटे मोटे लेवल पे हुआ हो तो पता नहीं है, लेकिन 1970 के अंदर यूएसए में ऐसा सोचा गया कि बायोटेक्नोलॉजी को अपने नई नई मेडिसिन के अंदर इस्तेमाल किया जाए। इसलिए क्या हुआ, बड़ी बड़ी कंपनियां जो मर्ज हुई, सबसे पहले मर्ज हुई ग्लेक्सो वेलकम ग्रुप। वेलकम ग्रुप अलग चलता था, ग्लेक्सो एक अलग चलती थी। दोनों ने मिलकर के वेलकम ग्रुप बनाया। और 1996 में सीवा गाइगी और सैंडोज ने मिलकर के नोवार्टिस बनाया 1996 में, जो कि नोवार्टिस की जो पहले कंपनी थी सीवा गाइगी और सैंडोज, वो 250 साल से अलग अलग अपने ही क्षेत्र में काम कर रही थी और नए नए प्रोडक्ट बना रही थी। ये सीवा गाइगी वही कंपनी है जिसने सिवा का टूथपेस्ट निकाला था, उससे पहले इसकी बिना का टूथपेस्ट आती थी। आप लोगों ने सुना होगा अमीन सयानी का बिना का गीत माला, जो रेडियो पे आया करता था, वही सिवा गाइगी कंपनी है जो पूरे भारत में उसको प्रमोट किया करती थी। तो इन लोगों ने जब बायोटेक्नोलॉजिकली एस्पेक्ट को जोड़ करके और ड्रग्स को बनाना शुरू किया, तो उस समय क्या हुआ कि फेलियर रेट बहुत ज़्यादा हुई और 4% ही सक्सेस मिली, और उस 4% का भी 25% ही प्रॉफिटेबल रहा। मतलब 4% का 25% 1% हो गया, और ख़र्चा भी बहुत हुआ। तब इनको ये समझ में आया कि हमको अब एक बायोटेक डिवीज़न स्टार्ट करना पड़ेगा अलग से। तो उन्होंने 1998 में कुछ सुपर कंपनीज में से, इनमें से ग्लेक्सो वेलकम और नोवार्टिस ने बायोटेक डिवीज़न स्टार्ट किए अपने अपनी कंपनी के। 1998 में ये फार्मा सेक्टर में इंट्रोड्यूस हुआ सेपरेट डिवीज़न करके। किस लिए हुआ ये, कि बीमारी को मॉलिक्यूलर लेवल पर समझा जाए पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बीमारी पैदा कर रहा है, और उसके बदले हमारी बायोकेमिस्ट्री जो आदमी के अंदर जो वो बीमारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन देता है, अपनी कॉलोनी बनाता है, तो स्टेज फर्स्ट से 0 डे से ही जो आदमी या जानवर उसको कैसे रिस्पॉन्स देते हैं, उससे बने हुए जो प्रोटीन को फॉरेन प्रोटीन माना जाएगा, वो प्रोटीन शरीर में है नहीं, जो बैक्टीरिया ने बनाया या वायरस ने बनाया, तब बॉडी कैसे लड़ना शुरू कर रही है, क्या क्या मैकेनिज्म उसके पीछे है, वो मोलिकुलर लेवल पे उसको समझा जाए। ये ऐसा इन्होंने कहा। पहले भी जानते थे, लेकिन मोलिकुलर लेवल पे डिस्क्रिप्टिव नॉलेज नहीं थी इस चीज़ की। ये बहुत पुरानी बात नहीं है, आज 2023 चल रहा है, ये 1998 की बात आप सुन रहे हो, 25 साल की बात आप मान सकते हो उसको। उससे पहले इन्फॉर्मेशन सारी थी, लेकिन उस रेस्पॉन्स को माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इन्फेक्शन के मॉलिक्यूलर लेवल पे रेस्पॉन्स को इतना डीपली स्टडी करने के लिए सेंटर्स नहीं खोले गए थे। इससे क्या होगा, जो डिस्कवर करेंगे प्रोडक्ट, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। सेकंड पॉइंट ये। थर्ड, बायोटेक्नोलॉजी जब सेक्शन अलग रहेगा तो एनिमल एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी किए जा चुके होंगे, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में ऐसा होता है। और जब एनिमल एक्सपेरिमेंट्स किए जा चुके होंगे तो फेज़ 3 ट्रायल तक ऑलमोस्ट पूरा हो चुका होगा इंडस्ट्री लेवल पे ही, तो वो बाज़ार में उसका खर्चा नहीं होगा, तो कॉस्टिंग नहीं आएगी। अगर फेल भी हो जाता है तो ज़्यादा पैसा नहीं खराब होगा और टाइम भी बचेगा। फोर्थ फेज़ के लिए ही हम वहाँ पे जाएंगे। तो इससे क्या हुआ, बाई दिस वे मेजर चांसेस ऑफ फेलियर ऑफ ड्रग्स वॉज प्रिवेंटेड। तो उन्होंने क्या किया कि ड्रग्स के फेल होने के जो ज़्यादा चांस थे ना, उसको उन्होंने दूर कर दिया। वरना इससे पहले बहुत ड्रग के फेल होने के चांस हो रहे थे और बहुत नुकसान हो रहा था। उससे क्या हो रहा था, जब नुकसान हो रहा था तो कंपनीज़ को बाकी जो उनके प्रोडक्ट थे, मेडिसिन थी, उसकी रेट बढ़ानी पड़ रही थी, तो पेशेंट को बहुत महंगा मिल रहा था। आप लोग अगर ध्यान से देखें, मार्केट के अंदर कोई पुराने मेडिसिन के
जानकार बैठे हों या मेडिसिन का बिजनेस करने वाले बैठे हों तो उनसे पूछ लीजिएगा कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो एंटीबैक्टीरियल है 95 में 25 रुपये की 500 mg आती थी, जो आज 2 रुपये की 500 mg है 2023 में, क्योंकि बहुत नुकसान हुआ था उस समय लोगों को। तो इसमें सबसे पहला बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन आता है स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, माइक्रोबायोलॉजी का सब्जेक्ट है ये, स्ट्रेन का, बैक्टीरियल कल्चर का, वायरल कल्चर का, लेकिन इसका इम्प्रूवमेंट हुआ है बायोटेक्नोलॉजी में कि इसमें बैक्टीरियल स्ट्रेन्स को सेलेक्ट किए गए जो कि जैसे एस्परजिलस नाइगर जो कि पेनिसिलिन को बना सकता है, और उससे मिलते जुलते और स्ट्रेन सेलेक्ट किए गए जो ज़्यादा पेनिसिलिन बना सकते हैं, एंटीबायोटिक जो ज़्यादा बना सकते हैं, और जो ज़्यादा बना सकते हैं उनको भी फिर RDNA यानी रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग से उनका कौन सा हिस्सा पर्टिकुलर वो वाला पर्टिकुलर एंटीबायोटिक बनाता है, कोई पर्टिकुलर रीजन उस बैक्टीरिया का सर्टेन एंटीबायोटिक बनाता है, उसके अंदर फिर से म्यूटेशन किया गया कि और ज़्यादा वो बनाए। जैसे पेनिसिलिन जो आप देख रहे हो ना एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन्स, मैक्रोलाइड्स, एमिनोग्लाइकोसाइड्स, टेट्रासाइक्लिन्स, ये उस पर्टिकुलर बैक्टीरियल स्ट्रेन के अंदर कौन सा हिस्सा किस रिएक्शन से मोलिकुलर लेवल पे ये एंटीबायोटिक का जन्म होता है। एक बात तो ये उस चीज़ को DNA टेक्नोलॉजी से वो हिस्से को ज़्यादा मोटिवेट कर दिया गया, उस बैक्टीरिया में बड़ा हिस्सा वो हो गया और उस चीज़ को स्टिमुलेट कर दिया है कि वो पहले से ज़्यादा वो एंटीबायोटिक का निर्माण करे। ये बायोटेक्नोलॉजी ने स्टार्टिंग में जो काम किया, जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट थे या बायोटेक्नोलॉजी के सेंटर्स थे, इन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया इसमें। जो अभी वैंकोमाइसिन जो इस तरह से बनाई गई, ये बहुत तगड़ी एंटीबायोटिक निकल के आई। जब सर्टेन एंटीबायोटिक्स की रेसिस्टेंट हो जाती है बॉडी बार बार, और कई बॉडी जो होती है वो सर्टेन एंटीबायोटिक्स को रेस्पॉन्स नहीं देती हैं, खाते हैं कोई असर नहीं होता है, तब वैंकोमाइसिन काम आती है। ये इसी तरह से बनाई गई थी और ये बहुत इफेक्टिव एंटीबायोटिक है। इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, molecular biosynthesis of antibiotics in microbes were extensively studied। तो इससे क्या होता है कि जो बैक्टीरिया के अंदर एंटीबायोटिक बन रही है, तो इसको बहुत गहराई से पढ़ा, और जब गहराई से पढ़ा तब ये पता चला कि जो DNA जो है माइक्रोब का, उसमें जो बिहेवियरल चेंज होता है, इसको जब रिकॉर्ड किया गया तो सर्टेन अलग कंपाउंड बनाने में वो बिहेवियर काम आया। ये बायोटेक्नोलॉजी का सबसे पहला स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट था, स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट का, बैक्टीरिया के स्ट्रेन के इम्प्रूवमेंट का, कि पर्टिकुलर बैक्टीरियल स्ट्रेन इस एंटीबायोटिक को बनाता है तो उस स्ट्रेन में और वो हिस्सा जांचा जाए जहाँ पर ये एंटीबायोटिक बनती है, रिकॉम्बिनेंट DNA से उस पर्टिकुलर हिस्से को बड़ा कर दिया जाए, उसको स्टिमुलेट कर दिया जाए तो 1 का 2 गुना एंटीबायोटिक बनने लग जाए। उससे एंटीबायोटिक सस्ती हुई हैं। प्रोडक्शन ऑफ बेकर्स ईस्ट, बेकर्स ईस्ट आप जानते हो, ब्रेड वगैरह बाज़ार में मिलती है, जनरली वहीं तक ही इसकी नॉलेज थी। 1877 में पास्चर ने एक चीज़ देखा, लुई पास्चर, जो आप देखते हो मिल्क का पास्चराइजेशन होता है, तो पास्चराइजेशन का मतलब क्या है, दूध को 70 डिग्री तक गर्म किया जाता है, 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और विद इन ए सेकेंड उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाता है। तो माइक्रोब्स जो होते हैं, जो बीमारी बैक्टीरिया, जो माइक्रोब्स दूध को कल्चर को मान करके माइक्रोब्स पैदा हो जाते हैं, वो इस टेम्परेचर के चेंज को बर्दाश्त नहीं कर पाते और मर जाते हैं। तो दूध जो होता है प्यूरीफाई हो जाता है, मतलब 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको गर्म किया, 15 सेकंड से ज़्यादा समय 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर दूध को रखा, और इमीडिएट 16th सेकंड में उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर कर दिया गया। तो क्या होगा, माइक्रोब्स इस स्ट्रेस को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और ख़त्म हो जाएगा, उसकी कॉलोनी ख़त्म हो जाएगी, तो माइक्रोब फ्री हो गया दूध। तो उसको कहते हैं पास्चराइजेशन। ये लुई पास्चर ने दिया। तो उन्होंने 1877 में क्या देखा कि एरेशन एथेनॉल के प्रमोट को
इनहिबिट कर देता है। अब जब शुगर से एथेनॉल बनती है तो एरेशन अगर उसमें एरोबिक बैक्टीरिया दे दी जाए तो एथेनॉल तो नहीं बनेगा, लेकिन ईस्ट बन जाएगी। ईस्ट मतलब खमीर। ये चीज़ क्या होगा कि अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट रिसर्च थी। तो इसलिए क्या होगा, जो ईस्ट होगा उसके अंदर जो एनरोबिक बैक्टीरिया भी आ जाएगा, एरोबिक बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जीता है वो आ जाएगा। वो रहेगा सैक्रोमाइसिस सेरेविसे। वो बैक्टीरिया डाला गया एरोबिक बैक्टीरिया, तो उसने अल्कोहल की तरफ न जा करके पूरी रिएक्शन का मुंह ईस्ट की तरफ मोड़ दिया। तो वो बनेगा, जो ईस्ट बनेगा उसमें सैक्रोमाइसिस सेरेविसे रहेगा। तो ये जो है सैक्रोमाइसिस सेरेविसे, इससे क्या होगा कि जो ईस्ट बनेगा वो ड्राई पाउडर की तरह बनेगा, और वही ईस्ट आज की तारीख में फर्मेंटेशन प्रोसेस में काम में आता है। और थोड़ा सा ईस्ट आपके पास में पड़ा हुआ है तो ठीक है, फिर तो अल्कोहल कभी भी बनाया जा सकता है। तो इस ईस्ट का बनना और इस पर्टिकुलर माइक्रोब से बनना, आगे जा कर के इस चीज़ को बायोटेक्नोलॉजी ने अपने एप्लीकेशन के रूप में इस्तेमाल किया। कैसे? प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे इनको रिकॉम्बिनेंट यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग करके एस्परजिलस स्ट्रेन्स के ऊपर इसको अप्लाई किया गया। एस्परजिलस नाइगर एक स्ट्रेन्स होते हैं जो फंगल स्ट्रेन्स होते हैं। तो इसने जब देखा और बायोटेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रीज़ ने देखा कि इस तरह से बैक्टीरिया अल्कोहल के प्रोडक्शन को रोक सकता है और पूरी की पूरी रिएक्शन को ईस्ट की तरफ मोड़ सकता है, तो डेफिनेट एंजाइम्स, जो कि एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, उनकी सिंथेसिस चाहिए। और हम कंट्रोल्ड कंडीशन में अगर करें तो हम पूरी की पूरी रिएक्शन को एक डिज़ायरेबल एंजाइम की रिक्वायरमेंट की तरफ, प्रोडक्शन की तरफ मोड़ सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो रिएक्शन हुआ एस्परजिलस स्ट्रेन्स के ऊपर हुआ, वो आज भी होता है। तो बायोटेक्नोलॉजी ने बहुत तरीके से प्लांट और एनिमल दोनों से एंजाइम निकालने का काम किया। ये भी इसकी एप्लीकेशन है। कैसे? प्लांट सोर्स से कैसे? जैसे पपाया, पपीता से पपेन निकाला, जो बेकिंग में काम आता है। आप सामने टेबल देखो। डेयरी में काम आता है, टेनिंग में काम आता है। मीट को टेंडराइज करता है। और बियर हेज, जो बियर में झाग आता है, अगर किसी ने बियर को सर्व करते हुए देखा हो तो उसमें हेज देने के काम आता है पपाया। फिग, अंजीर, ये मीट टेंडराइजर है। पाइनएप्पल से ब्रोमेलिन निकाला। ब्रोमेलिन से क्या, ग्लूटेन कॉम्प्लेक्स रिडक्शन करता है। जो कमर में चर्बी हो जाती है, पेट मोटा हो जाता है, वजन बढ़ जाता है, उसको भी कम करता है ये। और एंटी इन्फ्लामेटरी, ये कहीं पे चोट से सूजन आ जाती है या कोई सर्टेन डिजीज़ में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसको भी ये कम करता है। आलमंड, बादाम, ये बीटा ग्लूकोसाइडेज करके इसमें से एंजाइम निकला जो रिसर्च में बहुत काम आता है और इसकी वाइड एप्लीकेशन है। किसी भी रिएक्शन है उसको अगर रोकना हो कुछ समय के लिए तो बीटा ग्लूकोसाइडेज उसको सीज कर सकता है, ख़त्म नहीं करता है रिएक्शन को, वो तो बढ़ेगी रिएक्शन आगे, लेकिन उसको रोक देता है। गेहूँ, व्हीट, एस्टरेस होते हैं इसमें। कई तरह की दवाई को बनाने के लिए एस्टर हाइड्रोलाइसिस करना पड़ता है, उसमें ये गेहूं वाला एस्टरेस उसमें डलता है। बार्ले, जौ, इसमें बीटा अमाइलेज एंजाइम निकाला गया। और ये माल्टोस सिरप, ये बायोटेक्नोलॉजी से क्यों निकाले गए? क्योंकि इसको, इनकी प्रोडक्ट को सर्टेन बैक्टीरियल स्ट्रेन के अंदर डाला गया। तो जहाँ पे 3%, 2.5% एंजाइम निकलते थे, तो बायोटेक्नोलॉजिकली आस्पेक्ट से वो 7%, 8% निकले। इसलिए ये बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन है, क्योंकि इनके एंजाइम्स की कैलकुलेटिव, क्वांटिटेटिव वैल्यू जो है वो बढ़ गई। उसी तरह से एनिमल सोर्स का जो बायोटेक्नोलॉजी है सोर्स, काफ, बोविन, किड लैम्ब, प्रोसीन। काफ तो गाय भैंस का बच्चा हो गया, किड लैम्प छोटे मेमने टाइप हो गए, प्रोसीन जो कि पर्टिकुलर अलग जानवर, सूअर वगैरह की जाति होती है। इससे एंजाइम निकले डायस्ट्रेस, प्री गैस्ट्रिक एस्टरेस, लाइपेस, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, फाइटेस, काइमोसिन। ये फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट टैबलेट में मिलते हैं। पेप्सिन हुआ, ट्रिप्सिन हुआ, काइमोसिन हुआ, डायस्टेस हुआ, ये टैबलेट भी आती है, इनके सिरप भी आते हैं। ये कुछ इनमें से एंटी इन्फ्लामेटरी हैं और कुछ कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। जब आप ब्लड की जांच कराएंगे उसमें कोलेस्ट्रॉल बन जाता है तो उसमें हार्ट डिजीज़ की दिक्कत होती है, तो उसमें ये
मेडिसिन बनी, ये सारी की सारी क्या इनके अंदर तो होते थे ये एंजाइम, लेकिन वो एंजाइम को आइसोलेट करने के लिए बायोटेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट को इस्तेमाल किया गया। तो जो पहले जो केमिकली आइसोलेट किया जाता था तो महंगा बहुत पड़ता था और क्वांटिटी कम आती थी और बड़ी रिएक्शन चलती थी। बायोटेक्नोलॉजिकली क्या हो गया कि टाइम कम लगा, क्वांटिटी ज़्यादा आई, क्वांटिटी ज़्यादा आने के बाद में सस्ती भी पड़ी। हेन एक्स जो मुर्गी के अंडे होते हैं, इसमें लाइसोजाइम निकला। हेन एक्स जो है लाइसोजाइम का बहुत बड़ा सोर्स है। अगर आपसे बात की जाए, लाइसोजाइम का सबसे बड़ा सोर्स मुर्गी का अंडा है। ये लाइसोजाइम किस लिए काम आता है? दांत जो सड़ जाते हैं उसको बचाने के काम में आता है। ये एंटी कैंसर ड्रग्स के साथ में एज ए एनाल्जेसिक दिया जाता है। बहुत दर्द को मिटाने के लिए बहुत तगड़ी दवा है लाइसोजाइम। जब कोई एंटी कैंसर ड्रग दी जाती है तो उसके रेस्पॉन्स में बॉडी के अंदर जो पेन होता है कैंसर का, तो इसमें लाइसोजाइम देते हैं तो दर्द में बहुत आराम मिलता है। ह्यूमन किडनी सेल्स से यूरोकाइनेस निकाल, जो कि जो लंग्स के अंदर जो ब्लड के क्लॉट जम जाते हैं उसको डिज़ोल्व करने के लिए काम में आता है। तो ये सारे बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस हैं इसकी। न्यू डायमेंशन इन डायग्नोस्टिक्स, जो आप डायग्नोस्टिक सेंटर देखते हो जहाँ पे मरीजों का इलाज होता है, उसके अंदर नई तरह से हुई कई बायोटेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट जो हैं बने, जो कि डायग्नोसिस में काम में आए। तो उन्होंने क्या, डायग्नोसिस की जो 3-3 दिन बाद में रिपोर्ट कभी आया करती थी, वो आज 3-3 घंटे में मिल जाती है। और सिग्निफिकेंट प्रिसीजन है उसका, मतलब कि उसको बार बार अगर आप करेंगे तो वही रिजल्ट आएगा उसका, चाहे आप इंडिया के किसी भी शहर में उसकी उस पर्टिकुलर पेशेंट की ब्लड की टेस्ट कर लें इन ऐसे से ऐसे, मतलब स्पेसिफिक प्रोसीजर ASSAY, तो वही रिजल्ट आएगा, उसमें रिजल्ट वेरी नहीं करेगा, उसे कहते हैं प्रिसीजन। तो बायोटेक प्रोडक्ट है कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडेज, तो ये इसका ओरिजिनल सोर्स था नोकोडिया इर्थ्रोपोलिस। तो नोकोडिया इर्थ्रोपोलिस से जब पहले जो केमिकली निकाल करके और कोलेस्ट्रॉल का एस्टिमेशन किया जाता था ब्लड से, ट्राइग्लिसराइड का एस्टिमेशन किया जाता था, तो महंगा पड़ता था और टाइम बहुत लगता था उसका। लेकिन जब इससे नोकोडिया इर्थ्रोपोलिस से कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडेज निकाला गया इस पर्टिकुलर बैक्टीरियल स्ट्रेन से, तो कई गुना ज़्यादा निकला, 17% से भी ज़्यादा निकला। तो 17%, पहले 2% 2.5% निकलता था, फिर 17% निकला। तो एक तो सस्ता पड़ा और ये बायो इफ़ेक्टिव हैं। बायोटेक्नोलॉजी से निकले हुए जो भी प्रोडक्ट थे वो बायो इफ़ेक्टिव थे, तो इनको टाइम ज़्यादा नहीं लगा, तो पेशेंट को डायग्नोसिस कराने में सस्ता बैठने लगा। क्रिएटिनेस, ये बायोटेक प्रोडक्ट थे, ये स्यूडोमोनास स्पीसीज से पहले निकाले जाते थे और जब इसको बायोटेक्नोलॉजी से निकाला गया तो किडनी फंक्शन टेस्ट करते हैं कि पेशेंट की किडनी सही है कि नहीं, क्रिएटिन और क्रिएटिनाइन दोनों का एस्टिमेट करते हैं, तो उसमें काम में आया। यूरिक एसिड, ये आर्थ्रोबैक्टर स्पीशीज से निकाला गया और जो गाउट हो जाता है उसके लिए यूरिक एसिड का एस्टिमेशन करते हैं। यूरिक एसिड बायोटेक प्रोडक्ट जो है, ये भी बायोटेक प्रोडक्ट है। फिर बायोटेक्नोलॉजी ने क्या किया, फर्स्ट जनरेशन थेरेप्यूटिक प्रोटीन्स का निर्माण करवाया। ये बहुत अच्छा रोल था इसमें। जब जीन टेक्नोलॉजी से कोई भी ड्रग बनती है, प्रोटीन स्पेसिफिकली प्रोटीन ड्रग बनती है, रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक प्रोटीन, तो उसको फर्स्ट जनरेशन का बोला जाता है। ये हमारे ह्यूमन से नेचुरली आइडेंटिकल होती है, जैसा हमारे शरीर में बनता है वैसा ही ये बनता है। लेकिन जब फर्स्ट जनरेशन थेरेप्यूटिक प्रोटीन निकाला जाता है तो वो बहुत अच्छी क्वांटिटी में बनता है। एग्जाम्पल है इंसुलिन, जो हमारे पेनक्रेटिक हार्मोन होता है, जो टाइप 1 डायबिटीज़ को ट्रीटमेंट करने में आता है। टाइप 1 टाइप 2 दो तरह की डायबिटीज़ आदमी को होती है। टाइप 2 होती है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ और ये होती है इंसुलिन डिपेंडेंट टाइप 1। उसके लिए और इरिथ्रोपोइटिन, रीनल एनीमिया और ट्यूमर एनीमिया, मतलब किडनी खराब होने के कारण जब एनीमिया हो जाता है, ब्लड की कमी हो जाती है, या ट्यूमर एनीमिया, कैंसर में जो एनीमिया हो जाता है, तो इरिथ्रोपोइटिन नाम की दवाई दी जाती है। ग्रेनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, ये कैंसर कीमोथेरेपी में साथ में दी जाती है। तो उससे क्या होता है, उससे पेशेंट को कंफर्ट रहता है। जो उसके एडवर्स रिएक्शंस जो होते हैं
वो नहीं होते। एडजुवेंट है, कैंसर कीमोथेरेपी तो कैंसर की चलेगी, एंटी कैंसर नहीं है ये। ग्रानुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर क्या है, एंटी कैंसर दवा नहीं है ये, लेकिन ये ग्रानुलोसाइट्स की कॉलोनी को बढ़ा देती है। ग्रेनुलोसाइट्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो पेशेंट ईजी महसूस करता है। ग्रेनुलोसाइट्स क्या होते हैं, स्पेसिफिक प्रोटीन्स को सिंथेसिस करने के काम में आते हैं। सेकंड जनरेशन थेरापेटिक प्रोटीन्स, इन्हें म्यूटीन्स कहते हैं। ये पॉइंट म्यूटेशन से बनाए जाते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसे जेनेटिक इंजीनियरिंग आप कहते हो, तो बैक्टीरिया के अंदर एक स्पेसिफिक पॉइंट के अंदर चेंज किया जाता है। स्पेसिफिक पॉइंट के अंदर जो ह्यूमन के जिस हिस्से पे वो जाने वाली है ना दवाई, उस हिस्से का एक छोटा सा डीएनए उस बैक्टीरिया में इंसर्ट करा दिया जाता है। तो उससे जो प्रोटीन बनते हैं, वो वाले प्रोटीन जब ह्यूमंस खाते हैं तो वो प्रोटीन सीधे उस हिस्से में जाता है जहाँ वो डायरेक्टेड है, कहीं और जा कर के वो इस्तेमाल नहीं होता है। तो बायो अवेलेबिलिटी, किसी और ऑर्गन में वो दवाई काम में नहीं आएगी, तो 100% दवाई या मैक्सिमम अमाउंट ऑफ दवाई जो है वो उस हिस्से में पहुंचती है। तो ये दीज बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स एक्ट एट स्पेसिफिक साइट ऑफ ह्यूमन बॉडी फॉर सेफ्टी एंड एफिकेसी विद हाई ग्रेड ऑफ प्योरिटी। इसका कहीं भी रिएक्शन नहीं हुआ ह्यूमन बॉडी में, तो सेफली पहुंची है, पूरी की पूरी एफिकेशियस रहेगी, और इसकी प्योरिटी डिज़ाइंड है। तो उसमें क्या होता है, इसे पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। बैक्टीरिया के जो बैक्टीरिया जो पर्टिकुलर प्रोटीन बनाता है और जिस हिस्से पे उसका प्रोटीन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, वहाँ पे पॉइंट म्यूटेशन किया जाता है। मान लीजिए किसी पेशेंट के वो छोटी आंत में वो देनी है, तो छोटी आंत का एक डीएनए उसके पॉइंट म्यूटेशन में वहाँ पे डाल दिया जाता है। तो अब जो प्रोटीन बनेगा वो सीधे सीधे जाके छोटी आंत में ही डिज़ोल्व होगा और वहीं पे एब्जॉर्ब होगा, तो ज़्यादा एफिकेसी आएगी, ज़्यादा क्वांटिटी वहाँ तक पहुँचेगी। इसके एग्जांपल क्या है, इंसुलिन लिस्प्रो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि एमिनो एसिड रेसिड्यू है B28 और B29, इसको चेंज कर देते हैं। B28 और B29 को चेंज कर दिया। चेंज कर देने से क्या हो गया, एक तो एफिशिएंट बहुत हो गई, और दूसरी खाने से तुरंत पहले दी जा सकती है। वरना क्या होता है, जो दूसरे इंसुलिन है खाने से 1-2 घंटे 3 घंटे पहले दी जाती है कि बॉडी में वो एब्जॉर्ब होगी, एक्शन करेगी, फिर खाना खाएगा। आदमी की थाली लगी हुई है उस समय भी ये वाला इंसुलिन लिस्प्रो दिया जा सकता है। टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, जब अक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है जो कि मेजर कॉज ऑफ डेथ है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो होता है बहुत तेज पेन होता है, जब मेजर कॉज ऑफ डेथ है, तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस जो होता है, तो थ्रोम्बोसिस को फास्ट डिसॉल्व करने के लिए टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर दिया जाता है। ये भी बायोटेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है। और रिकॉम्बिनेंट इम्यूनोटॉक्सिन्स यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस कैंसर्स, ये टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर्स जो है AMIs, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शंस के अंदर, जो कि मेजर कॉज ऑफ डेथ है, इस पे बहुत काम करता है। रिकॉम्बिनेंट इम्यूनोटॉक्सिन्स, ये वेरियस कैंसर्स के अंदर ये दिया जाता है। और इंसुलिन लिस्प्रो, ये सेकंड जनरेशन थेरापेटिक प्रोटीन्स है जिन्हें म्यूटीन्स कहा जाता है। म्यूटीन्स सारे ही बायोटेक्नोलॉजी की प्रोडक्ट हैं, तो ये बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस में आते हैं। प्रोडक्शन ऑफ मेमेलियन सेल कल्चर्स, जब मेमेलियन सेल कल्चर से मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बनाई जाती हैं, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो होती है MABs, ये बायोटेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट हैं। कई फार्मास्यूटिकल प्रोटीन्स जो कैंसर के ट्रीटमेंट में काम आते हैं, हार्ट डिजीज़ में काम आते हैं, ब्लड डिजीज़ में काम आते हैं, और हार्मोनल डिसऑर्डर्स में काम आते हैं, तो उसमें MABs, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो कि अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट है, ये मेमेलियल सेल से बनाया जाता है। बायो ट्रांसफॉर्मेशंस, जो ओल्डेस्ट बायो ट्रांसफॉर्म प्रोडक्ट है ना, वो आयुर्वेद में जो आसव और अरिष्टा आते हैं। व्हेन 2 और मोर प्रोडक्ट्स आर फॉर्मुलेटेड, अगर 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स का फॉर्मुलेशन बनाया जाता है फॉर ए थर्ड वन, कोई तीसरे प्रोडक्ट के लिए,
3 मिलाएंगे तो चौथा बनेगा, 4 मिलाएंगे तो कोई पाँचवा बनेगा। एंड प्रिपेयर थर्ड वन हैज़ एटलीस्ट वन कंपाउंड विच इज़ नॉट प्रेजेंट इज आइदर ऑफ एनी प्रिकर्सर इज़ हाईली एडवांटेजेस। मान लीजिए कि 3 चीज़ों से कोई चौथी चीज़ बना रहे हैं, तो चौथी चीज़ में एक ऐसी चीज़ मिल बन करके आ रही है जो कि पहले में वो केमिकल था ही नहीं किसी में, तो वो अपने आप में उस केमिकल को बनाने की फैक्ट्री हो गई ना। इसलिए ये बायोटेक का प्रोडक्ट जो है बायो ट्रांसफॉर्मेशन, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये केमिकल सिंथेसिस में, बायो सेंसर्स में और एनवायरनमेंट को साफ रखने में इसके बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है ये। तो ये भी एक एप्लीकेशन है, केमिकल सिंथेसिस। बायो ट्रांसफॉर्मेशन एप्लीकेशन हुई, केमिकल सिंथेसिस थ्रू बायो ट्रांसफॉर्मेशन ये हुई, डिज़ाइनिंग ऑफ बायो सेंसर्स थ्रू बायो ट्रांसफॉर्मेशन ये एप्लीकेशन हुई, क्लीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट थ्रू बायो ट्रांसफॉर्मेशन ये एक एप्लीकेशन हुई। एनवायरमेंटल एप्लीकेशंस, ये सैनिटरी इंजीनियरिंग्स में एनवायरमेंटल एप्लीकेशन जो बायोटेक्नोलॉजी की है, ये वास्तव में बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हैं कॉमन मैन ऑफ सोसाइटी बायोटेक्नोलॉजी के कि सैनिटरी इंजीनियरिंग में हुआ। और पहले क्या होता था, ड्यूरिंग कॉलोनाइजेशन बायो कंपोनेंट्स वर लार्जली इग्नोर्ड। जब कॉलोनियाँ बन रही थी आज के 5 डिकेड्स बिफोर, 5 डिकेड्स 6 डिकेड्स, तो लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि ये टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो जो डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर होता है, ह्यूमन फीकल मैटर और एनिमल मैन्योरिंग मैटर, उस चीज़ को पूरी तरह से सब्सिडाइज करने के लिए कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो जो नया जो बायोटेक्नोलॉजी की जो एडवांसमेंट आई वो हेल्पफुल किस में है, द कैचमेंट, ट्रीटमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहने में ये छोटा लगता है लेकिन इसके बिना कोई भी आदमी कहीं रह नहीं सकता है। द ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो होता है, जो सीवरेज से जाता है, फीकल मैटर जो होता है ह्यूमन बॉडीज़ का, उसका ट्रीटमेंट और डिस्पोजल जो सॉलिड वेस्ट का, वो बहुत ज़रूरी, नहीं तो इकट्ठा होते होते एक दिन वो बहुत बड़ी दिक्कत दे सकता है। द ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर, वेस्ट वाटर दोनों होता है, सोसाइटी का भी और इंडस्ट्री का भी। द ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल ऑफ गैसेस, जो इंडस्ट्रीज में जो गैस निकलती है उसका ट्रीटमेंट, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा पूरा जो एनवायरनमेंट है उस पॉइजनस गैस, जो टॉक्सिक गैसेस हैं, उससे भर जाएगा। इसने मर्फीज़ लॉस को तोड़ा है। मर्फीज़ लॉस क्या है? ट्रांसफॉर्म वन प्रॉब्लम इनटू अनदर, ये मर्फी लॉ कहलाता है। एक प्रॉब्लम को दूसरी प्रॉब्लम के अंदर बदल दो, लेकिन प्रॉब्लम तो रहेगी फिर भी। चाहे वो फीकल मैटर जो है एक शहर का शहर के बाहर फेंक दो, वो वहाँ इकट्ठा होगा। चाहे शहर के बाहर एक गड्ढा खोद करके गंदा पानी इकट्ठा कर लो, वो वहाँ इकट्ठा होगा, ज़मीन के नीचे जाएगा तो दिक्कत करेगा। तो इसने बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन, जिसने ये सैनिटरी इंजीनियरिंग के ऊपर काम किया, इसने मर्फीज़ लॉज को तोड़ा और इस तरह से काम किया। कैसे? एरोबिक ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर। एरोबिक ट्रीटमेंट मतलब कि ऐसे बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन में जिंदा रहते हैं, वेस्ट वाटर को उनके साथ में ट्रीट किया। एक एरेट, द वेस्ट वाटर इज़ अलाउड टू फ्लो थ्रू एन एरेटेड टैंक। एक टैंक जिसके अंदर ऑक्सीजन वाले बैक्टीरिया थे, उसमें से वो गए, जो ऑर्गेनिक मैटर्स जो थे उसमें मिले हुए उस वेस्ट वाटर में, वो मिनरल में बदल गए इन बैक्टीरिया से। और ये वाली जो रिएक्शन है कुछ बैक्टीरिया द्वारा की गई, तो वो मिनरल में बदल गए। तो जब मिनरल जाएगी किसी भी ज़मीन के नीचे तो उसको फर्टाइल ही बनाएगा, ज़मीन को सड़ाएगा नहीं, और वो आपके लिए नुकसानदायक नहीं रहेगा। तो इस तरह से वेस्ट वाटर का एरोबिक ट्रीटमेंट हुआ। सर्टेन बैक्टीरिया खोजे गए कि ये इस तरह के जो बायो वेस्ट हैं इसको कंज्यूम करके नई चीज़ बना सकते हैं, तो उन्होंने उस चीज़ को, बैक्टीरियाज़ को, बायोटेक्नोलॉजी के जो एक्सपर्ट्स थे उसको टैंक में रखा। एनोरोबिक ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर, इसमें सर्टेन एनोरोबिक बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, इनको रखा जो कि ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ देते हैं हाइड्रोलाइटिकली, उसमें से पानी निकाल करके। हाइड्रोलाइटिकली मतलब उसमें से पानी निकाल करके ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ देते हैं, और जो गैस प्रोड्यूस होती है ऐसा टूटने से, उसको वो बैक्टीरिया
काम में ले लेते हैं, और जो अनकंज्यूम्ड गैस होती है वो बायोगैस की तरह काम आ जाती है, जो आप सुनते हो कि बायोगैस से खाना भी बन जाता है, बल्ब भी जल जाता है। तो ये एनारोबिक ट्रीटमेंट है, ये भी बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन है। बायोटेक्नोलॉजी इन द ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट गैसेस, जैसे कि जो गैस निकलती है इंडस्ट्री से, उसको आप देखिए बायोफिल्टर, बायोरिएक्टर्स, बायोफिल्टर्स यहाँ पे कॉमा है, एंड बायोरिएक्टर्स बनाए गए। उसमें सर्टेन बैक्टीरियाज थे जिन्होंने टॉक्सिक गैसेस को तोड़ करके इजी मॉलिक्यूल्स में बना दिया। इजी मॉलिक्यूल्स मतलब कि जो ह्यूमन बीइंग के लिए टॉक्सिक नहीं है। जब वो कॉम्प्लेक्स थे तो टॉक्सिक थे, वो हमारी बॉडी नहीं तोड़ पाती, उस कॉम्प्लेक्सिटी को हमारी बॉडी नहीं तोड़ पाती, लेकिन बैक्टीरियाज ने उसको तोड़ करके इजी मॉलिक्यूल्स में बना दिया। अब वो हमारे लिए टॉक्सिक नहीं है। सॉइल रिमीडिएशन बाय बायोटेक्नोलॉजी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एक एप्लीकेशन है सॉइल रिमीडिएशन। बिल्कुल रिसेंट है बायोवेंटिंग। सॉइल रिमीडिएशन की बायोवेंटिंग जो है ये इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है। इसमें क्या होता है कि जहाँ पे पेट्रोलियम कंटामिनेशन होता है अंडरग्राउंड लेवल में, तो इसकी बायोवेंटिंग की उन पेट्रोलियम कंटामिनेशन को रिमूव करने की एफिशिएंसी 97% से ज़्यादा है। आप खुद सोचिए कितना इम्पोर्टेंट है ये बायोवेंटिंग। बायोवेंटिंग का बायोटेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट से बन जाना और इस्तेमाल होना, ये अपने आप में कितना इम्पोर्टेंट है कि ये हाई रिमूवल एफिशिएंसी इसके 97% से ज़्यादा है पेट्रोलियम कंटामिनेशन को। दूसरा है फाइटो रेमेडियल, जो थर्ड लाइन देख रहे हो, फाइटो रेमेडियल। इसमें क्या होते हैं, सर्टेन प्लांट्स जेनेटिकली अल्टर्ड बनाए जाते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग से, जो बायोटेक्नोलॉजी से, और उस प्लांट को वहाँ पे उगा दिया जाता है। उन प्लांट को इस तरह से बनाया जाता है कि जो हैवी मेटल्स जो होते हैं, लेड हुए, कोबाल्ट हुए, जो कि हमारे फ्लोराइड्स हुए, वो अपने अंदर अपना जो रूट पार्ट होता है, ज़मीन के नीचे वाला हिस्सा, उसके अंदर वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं हार्मफुल एलिमेंट्स को। ये होता बहुत सस्ता, ये वाला काम बहुत सस्ता होता है, लेकिन इस प्लांट को आप कभी खा नहीं सकते क्योंकि वो तो टॉक्सिक इंग्रेडिएंट हो गया, और जड़ से ही सारा पानी इसकी पत्तियों तक जा रहा है, तो वो फल भी देगा तो पानी के साथ में घुल करके हार्मफुल केमिकल्स आएंगे, तो आप उसके फल को भी नहीं खा सकते हो। तो ये प्लांट तो लगाए जा सकते हैं वहाँ पे, इसको कहते हैं फाइटो रेमेडियल, मतलब प्लांट के से उसका समाधान खोजना। यह भी बायोटेक्नोलॉजिकली एस्पेक्ट है इसका। लेकिन ये सस्ता तो एक बार पड़ता है, लेकिन एक तो ज़मीन कभी काम में नहीं आ सकती, और दूसरा इस प्लांट से होने वाले प्लांट पार्ट, फल या पत्ती या किसी भी चीज़ को कंज्यूम नहीं कर सकते। इनमें और भी बहुत सी अलग चीज़ें हैं जो कि ये काम में आया बायोटेक्नोलॉजी का, जैसे पेपर पल्प इंडस्ट्री। जो पेपर पल्प इंडस्ट्री होती है उसमें प्लास्टिसाइजर्स की तरह से, जो पेपर पल्प इंडस्ट्री होती है उसमें प्लास्टिसाइजर्स की तरह से बायोटेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट काम में आते हैं। ये प्लास्टिसाइजर्स तो सारे ही बायोटेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट हैं। जो आप देखते हैं कई बहुत ग्लॉसी पेपर्स होते हैं, बहुत चिकने होते हैं, कई पेपर इतने चिकने होते हैं कि उससे हाथ भी कट सकता है। ये सारे प्लास्टिसाइजर्स होते हैं जो उसके ऊपर फर्म सरफेस अप्लाई कर दी जाती है। रबर टायर इंडस्ट्री, जो टायर आते हैं स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, बस, ट्रक, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं जो हैवी लोड लेकर के जाती हैं। कई ट्रक होते हैं जिनके टायर आर्मी के 6-6 फुट ऊंचे होते हैं, आर्मी के स्पेशली आपने देखे होंगे। तो आइसोप्रीन यूनिट होती है C5H8, इसको आइसोप्रीन बोलते हैं। इस तरह से C5H8, इस तरह से C5H8, ये बहुत सी लिंक जुड़ जाती हैं आपस में लेग्स में। तो उससे क्या होता है कि जो इस तरह से बना करके जो बायोटेक्नोलॉजिकली जो रबर बनता है वो बहुत सॉफ्ट भी होता है, इलास्टिसिटी भी होती है, और दूसरा क्या है वो बहुत ज़्यादा वज़न ले सकता है, बहुत देर में घुसता है। तो इनको C5, कार्बन तो 5 और हाइड्रोजन 8,
इनको C5H8 बोला जाता है, इसको आइसोप्रीन्स बोला जाता है। ये इनकी यूनिट्स को जोड़ा जाता है, ये हाइड्रोकार्बन से इनकी यूनिट्स को जोड़ करके टायर बनाने के लिए रबर बनाया जाता है। वो कोई भी टायर हो ऐसे ही बनता है, जैसे आपका स्कूटर का हो, मोटरसाइकिल का हो, कार का हो, ट्रक का हो, बस का हो, या हवाई जहाज़ का हो, या वो ट्रक हों जो बहुत बड़े ट्रक होते हैं जिनके टायर बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, वो हों, बनेगा ऐसे ही। लेकिन इसमें ये आइसोप्रीन यूनिट्स को बायोटेक्नोलॉजिकली बनाया जाता है। तो ये आइसोप्रीन यूनिट्स को आप चाहे जितना जोड़ सकते हैं, तो उससे जो टायर बनेंगे उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगी। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री फॉर प्रोड्यूसिंग डिसीज रेसिस्टेंट सीड्स, ऐसे सीड्स बनाए गए बायोटेक्नोलॉजी के से कि जब क्रॉप्स आएंगी उन सीड से तो सर्टेन डिजीज़ नहीं होगी। जैसे मान लीजिए कि गेहूं है, लीफ ब्लाइट हो रहा है, उसमें लीफ ब्लाइट डिजीज़ है। लीफ ब्लाइट डिजीज़ का क्या मतलब होगा कि आपका जो बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ गई अगर जनवरी में, गेहूं तो सर्दी की फसल है, दशहरे के आसपास लगाई जाती है और फरवरी मार्च के आसपास, होली के आसपास उसको काटा जाता है। बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ गई जिसे पाला मारना बोलते हैं, तो गेहूं की फसल ख़राब हो सकती है। तो उस कंडीशन में क्या है, उसको रेसिस्ट करने वाले सीड बनाए गए कि जब ज़्यादा सर्दी पड़े तो लीफ के अंदर ज़्यादा पानी ना रहे, ऐसी फसल बने। जब पानी नहीं रहेगा तो सर्दी से लीफ के अंदर का पानी जमेगा नहीं, और कम जमेगा तो उससे लीफ फटेगी नहीं, तो फसल जिंदा रहेगी। ड्राउट रेसिस्टेंस क्रॉप सीड्स, ऐसे सीड्स बनाए गए जो कि अकाल को झेल जाएं। टेनिंग इंडस्ट्री, टेनिंग इंडस्ट्री जो क्या है, वो टेन्स करते हैं एनिमल लेदर को। टेन करने के बाद ही वो अपहोल्स्ट्री में, आप देखते हैं जूता बनाने में, लेदर बैग्स बनाने में, या कार वगैरह की सीट के कवर बनाने में, घरों में जो और चीज़ बनाने में, उससे पहले आप टेन नहीं, वो उससे पहले तो वो स्किन है, टेन के बाद में लेदर बनता है। उससे पहले वो जानवर की स्किन है, जानवर की चमड़ी है, और लेदर बनेगा टेनिंग के बाद में, तो फिर वो काम आता है। तो टेनिंग इंडस्ट्री में बायोटेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। डिटर्जेंट्स, डिटर्जेंट्स में ऐसे ऐसे डिटर्जेंट्स बायोटेक्नोलॉजी से बनते हैं जो महंगे आते हैं। इनमें कोई, आप समझें कि तेल का दाग छुड़ाने का होगा, कोई प्रोटीन का दाग छुड़ाने का होगा, कोई ऐसा भी होगा जो कि कॉटन फाइबर जो है 100 बार धुलने के बाद भी ख़राब नहीं हो और कपड़ा पुराना नहीं हो। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल अगर आप देखें तो एक प्रोडक्ट है, एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ मैं, कंफर्ट, एक लिक्विड आता है, कपड़ा धोने के बाद में एक बाल्टी पानी में 1 या 2 चम्मच डालने को कंपनी बोलती है, तो उसके बाद में कपड़े में चमक भी आती है और अच्छी खुशबू भी आती है। ये अपने आप में बायोटेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है। बेसिकली ये है तो कॉटन के लिए, अब लोग बाग काम किसी में भी ले लें। तो क्या होता है, कॉटन फाइबर ऊपर नीचे होते हैं ना, ऊपर नीचे बुनने में ऊपर नीचे होते हैं, तो उसके बीच में जाकर के इसका लिक्विड फंस जाता है, तो शाइनिंग मारता है। सर्टेन कॉस्मेटिक्स जो अभी आ रही हैं, ये भी बायोटेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट हैं। इसमें सर्टेन एंड विटामिन, जैसे विटामिन ई के कॉस्मेटिक्स आती हैं, एंटी एजिंग कॉस्मेटिक्स आती हैं, तो ये भी बायो कॉस्मेटिक्स हैं, बायो टेक्नोलॉजी के कॉस्मेटिक्स हैं, तो ये इसमें आ रही हैं। सर्टेन ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए गए प्लाज्मा से जो कि हेयर ग्रोथ के लिए काम में आते हैं, बाल्डनेस को रोकने के लिए काम में आते हैं, किसी के बाल ज़्यादा गिर रहे हैं उसको रोकने के लिए काम में आते हैं। तो ये सारी की सारी जो है बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस हैं। आप इसको मैं, आप इसका प्रिंट आउट या उतार सके, मैं एक बार वापस से इसको घुमा देता हूँ रोक करके। आप वीडियो को पॉज कर लेना ड्यूरिंग टाइम और उसको आप उतार लेना। आप वीडियो को पॉज कर लो, उसके बाद आप उतार लो।
तो इस तरह से ये वीडियो ख़त्म हो जाता है। आपको ये अच्छा लगा हो तो आप इसको पढ़िए, वीडियो को पॉज़ करके पढ़िए, उतार लीजिए, और अगर कोई सजेशन देना चाहें तो आप कमेंट कर सकते हैं।